And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th October 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from international segment. It is about European Green Deal. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो, यूरोपियन कमीशन ने एक लॉ पास किया है जिसका नाम है यूरोपियन क्लाइमेट लॉ। और ये जो यूरोपियन क्लाइमेट लॉ है दैट इज़ पार्ट ऑफ अ डील दैट वाज साइंड अमॉन्ग्स द यूरोपियन कंट्रीज लास्ट ईयर दिसंबर 2019। उस डील का नाम था यूरोपियन ग्रीन डील। तो ये डील पहले फाइनलाइज हुई यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में और इस डील के बेसिस पे इन्होंने अब एक यूरोपियन क्लाइमेट लॉ पास कर दिया है। तो जरा देखते हैं द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ यूरोपियन क्लाइमेट लॉ। द फर्स्ट प्रोविजन इज रिगार्डिंग कार्बन न्यूट्रलिटी। तो पहले समझ लेते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी होती क्या चीज़ है। देखो, कार्बन न्यूट्रलिटी इज स्टेट ऑफ नेट जीरो इमिशंस दैट इज अचीव्ड व्हेन अ कंट्रीज इमिशंस आर बैलेंस्ड बाय एब्जॉर्प्शंस एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। पहले भी कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कि एक कंट्री जितना CO2 या फिर एसोसिएटेड ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ करता है, अगर वो उतना ही CO2 एंड अदर्स ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर ले या कार्बन सिक्वेस्टरेशन करे, तो वैसे कंट्री को हम कहते हैं कार्बन न्यूट्रल कंट्री। और पहला क्लॉज है रिगार्डिंग कार्बन न्यूट्रलिटी जिसमें यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज़ दे विल बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। कुछ दिनों पहले मैंने चाइना से रिलेटेड भी इस तरह का आर्टिकल कवर किया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चाइना ने टारगेट रखा है ऑफ 2060। बाय 2060 चाइना विल बिकम अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री। दूसरा टारगेट रखा गया रिगार्डिंग इमिशन रिडक्शन। तो टारगेट ऑफ 60% इमिशन रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बाय 2030 एज कम्पेयर टू 1990। तो 1990s में जितना भी यूरोपियन यूनियन मिल करके ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ कर रहे थे उसका 60% कम ग्रीन हाउस गैस वो रिलीज़ करेंगे बाय 2030। सो ये दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं यूरोपियन यूनियन के। एक बात आपको बस ध्यान रखनी है कि एज ए ग्रुप यूरोपियन यूनियन इज थर्ड लार्जेस्ट इमीटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आफ्टर चाइना एंड द US। तो आज के टाइम में अगर कंट्री वाइज बात की जाए तो सबसे बड़ा इमीटर है चाइना, उसके बाद US और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन को एज ए ग्रुप की तरह कंसिडर किया जाए तो तीसरे नंबर पर आएगा यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। PT एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है और इस साल ब्रेक्सिट के कारण वैसे भी यूरोपियन यूनियन न्यूज़ में है, तो आने वाले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो, यूरोपियन यूनियन इज ए नाउ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज। अर्लियर इट वाज ग्रुप ऑफ 28 कंट्रीज, बट एज यू ऑल नो दैट नाउ UK हैज़ विड्रॉन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्रेक्सिट और इस कारण से अब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर II UK के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल हैड प्रपोज्ड यूनियन पॉलिटिकल यूनियन ऑफ यूरोपियन स्टेट्स इन लाइन विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 स्टेट्स के साथ मिल करके बना हुआ एक पॉलिटिकल यूनियन है, इसी तरीके का एक पॉलिटिकल यूनियन बनाने का सजेशन दिया था UK के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। तो वर्ल्ड वॉर दोनों के दोनों वर्ल्ड वॉर मेनली यूरोप के अंदर लड़े गए हैं और इसके कारण यूरोप वॉज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II इन 1945। तो यूरोप को वापस से रिवाइव करने के लिए, उसकी इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करने के लिए UK प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने सजेशन दिया था कि यूरोप को भी इसी तरीके से यूनाइट होना चाहिए पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली द वे US हैज़ बीन यूनाइटेड। और इस रिकमेंडेशन के बाद धीरे धीरे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन यूरोपियन यूनियन के अंदर स्टार्ट होना शुरू हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर रिगार्डिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन, वो यहाँ पे मैंने दे करके रखा हुआ है। इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था दैट वाज इन 1952, दैट वाज रिगार्डिंग यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। तो 6 कंट्री यूरोपियन यूनियन के
Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg and Netherlands, they came together and they created a common market for coal and steel. एक कॉमन मार्केट फॉर कोल एंड स्टील का मतलब ये है कि इन सारे कंट्रीज़ के बीच में फ्री तरीके से कोल खरीदा बेचा जा सकता है, स्टील खरीदा बेचा जा सकता है विदाउट एनी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमन मार्केट फॉर कोल एंड स्टील. सो दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंगस्ट यूरोपियन कंट्रीज. धीरे धीरे और भी कई सारे अग्रीमेंट साइन हुए. एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन हुआ 1985 में जिसका नाम है सेंगजेन अग्रीमेंट. सेंगजेन अग्रीमेंट के हिसाब से अब एक कंट्री में अगर आप जाते हैं यूरोप के, तो आप फिर बिना पासपोर्ट कंट्रोल के, बिना वीज़ा के दूसरे कंट्री में भी मूव कर सकते हैं. अक्सर आपने ये देखा होगा, अगर आपने कभी यूरो ट्रिप किया है तो आपको बस एक किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना है और उसके बाद जो भी कंट्रीज़ इस सेंजेन एरियाज़ में आते हैं, ज़्यादातर कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के सेंजेन एरियाज़ में आते हैं, तो आपको बस किसी एक कंट्री का वीज़ा लेना. आपने इटली का वीज़ा ले लिया फॉर एग्जांपल, वहाँ से आप आराम से ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी सब घूम करके आ सकते हैं. और वहाँ पे कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी है कि आप एक दिन के अंदर कम से कम 3-4 कंट्रीज़ को घूम सकते हैं. एंड ऑल दिस फ्री मूवमेंट without visa and passport for any specific country that has been allowed according to the Schengen agreement signed amongst European countries. और जो सबसे important agreement finally sign हुई that was in 1992 known as Maastricht Treaty. और Maastricht Treaty के बाद यूरोपियन यूनियन के सारे जो मेंबर्स हैं, जो सारे वहाँ के लोग हैं, उनको एक अलग सिटीजनशिप की तरह उनको दिया गया. उसको कहते हैं यूरोपियन सिटीजनशिप. जैसे देखिए, इंडिया के अंदर हम रहते हैं तो इंडिया में हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, हम लोग बस इंडिया के सिटीजन हैं. हमें स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं. ऐसा नहीं कि अगर आप कोई असम में रहते हैं तो यू विल कॉल दैट आई एम असमीज सिटीजन देन आई एम इंडियन सिटीजन. ऐसा नहीं है. वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप. लेकिन यूरोप के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया आफ्टर दिस मैस्ट्रियट ट्रीटी. तो अब यूरोप के अंदर मान लो कोई इंसान स्पेन के अंदर रहता है तो वो स्पेनिश सिटीजन भी है, साथ ही साथ वो यूरोपियन सिटीजन भी है. तो इस तरीके से उन्होंने एक लार्जर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन बनाया अंडर मैस्ट्रियट ट्रीटी. दे लेड फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन सिटीजनशिप. जैसे हमारे देश में भी देखिए 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स के ने मिल करके यूनियन ऑफ इंडिया बनाया है. वैसे ही यूरोप के अंदर ये 27 स्टेट्स हैं, इन्होंने मिल करके यूरोपियन यूनियन बनाया है. आप ऐसे बिल्कुल इंडिया और यूरोपियन यूनियन को कंपेयर कर सकते हैं. अंतर बस इतना है, कुछ कुछ बेसिक अंतर हैं. वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलती है, वहाँ का सिटीजन जो है वो स्पेन का भी सिटीजन है, वो यूरोपियन यूनियन का भी सिटीजन है. हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं चलती है, यानी कि हमारा जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अदरवाइज यू कैन कंपेयर. यूरोपियन यूनियन इज जस्ट लाइक इंडियन यूनियन. अब यूरोपियन यूनियन के अंदर कानून कैसे बनते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज़, वो भी ज़रा देखते हैं. देखो, जैसे हमारे देश में कानून बनाने के लिए यूनियन लेवल पे लोकसभा है और राज्यसभा है, वैसे ही उनके यहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कानून बनाने वाली बॉडी है. जो सबसे पहली बॉडी है वो है यूरोपियन पार्लियामेंट. यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द यूरोपियन सिटीजन्स. दो सिटीजन्स हु हैव 18 ईयर्स और अबोव एज, ये लोग मिल करके यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. और यूरोपियन जो लेजिस्लेटिव बॉडी है ये बाई कैमरल है. जैसे हमारे देश में बाई कैमरल स्ट्रक्चर है लेजिस्लेचर का, लोकसभा है साथ ही साथ राज्यसभा. आई होप बाई कैमरल का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं. व्हेन टू बॉडीज आर देयर टू फॉर्म लॉज, व्हेन देयर आर टू लेजिस्लेटिव बॉडीज दे आर नोन एज बाई कैमरल स्ट्रक्चर. तो यूरोपियन जो यूनियन है दैट इज ऑल्सो हैविंग बाई कैमरल स्ट्रक्चर. जो पहली बॉडी है लॉ बनाने वाली वो है यूरोपियन पार्लियामेंट. इसके मेंबर जो होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द यूरोपियन सिटीजन. जो दूसरी बॉडी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स है जिसको हम लोग राज्यसभा भी कहते हैं, यूरोप के अंदर है वो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन. इट इज लाइक upper house of European Union and the members of this council of European Union are nominated by the respective countries. So जो 27 के 27 कंट्री हैं वो आपस में से यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए भेजते हैं. और ये दोनों बॉडी जो है यूरोपियन पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये मिल करके कानून बनाती है यूरोपियन लॉ. जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं यूरोपियन क्लाइमेट लॉ जो बना है दैट इज़ अ लॉ फॉर एंटायर यूरोप दैट हैज़ कम आफ्टर गेटिंग पासिंग थ्रू दीज टू बॉडीज़. और वो यूरोपियन लॉ को फिर इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो है यूरोपियन कमीशन को. तो जैसे हमारे देश में एग्जीक्यूटिव्स हैं जिसको हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं,
और जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी है कैबिनेट, वैसे ही यूरोप के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यूरोपियन यूनियन के लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका नाम है यूरोपियन कमीशन। और इस एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर टोटल 27 मेंबर्स होते हैं। हर एक कंट्री से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आता है इस यूरोपियन कमीशन के अंदर, और इसका काम होता है यूरोपियन यूनियन के जो लॉ हैं, जो यूरोपियन लॉ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के कानून बनाती है और फिर उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमारे देश के एग्जीक्यूटिव्स को है, वैसे ही यूरोप के अंदर भी ये दो बॉडीज़ मिलकर के कानून बनाती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूरोपियन कमीशन को है। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो टेक हिंट्स फ्रॉम दिस इमेज इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. You can submit the answer in the comment section. The next article is taken from national segment. It is about Mulla Periyar Dam issue. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially the subtopic interstate water disputes. So सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं. देखो, मुल्ला पेरियार रिवर, मुल्ला पेरियार डैम इज़ इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. इस इमेज की मदद से पहले समझ लेते हैं, देन वी विल कम टू द कंटेंट ऑफ दिस आर्टिकल. देखो, ये है एक रिवर, इसका नाम है पेरियार रिवर. ये केरला की सबसे लंबी नदी है. इट इज़ नोन एज लाइफ लाइन ऑफ केरला, और ये इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी. आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में चलती है एंड इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी. इस पेरियार रिवर के ऊपर एक डैम है. इस डैम का नाम है मुल्ला पेरियार डैम, क्योंकि इस पेरियार रिवर को यहाँ पे आकर के एक छोटी सी नदी मुल्लायार रिवर मिलती है, और इस जंक्शन पे, मुल्लायार और पेरियार रिवर के जंक्शन पे ही ये मुल्ला पेरियार डैम है. सो द पॉइंट इज़ कि ये पेरियार रिवर है, इसके ऊपर मुल्ला पेरियार डैम है, और इस मुल्ला पेरियार डैम की मदद से पानी को डाइवर्ट किया गया है टुवार्ड्स तमिलनाडु. आपको पता है कि ईस्टर्न साइड में तमिलनाडु है, सो मुल्ला पेरियार डैम की हेल्प से वाटर ऑफ पेरियार डैम हैज़ बीन डाइवर्टेड टुवार्ड्स तमिलनाडु एंड इट हैज़ बीन मर्ज्ड विथ वैगई रिवर ऑफ तमिलनाडु विच ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल. और इस वाटर डाइवर्जन से, इस मुल्ला पेरियार डैम के वाटर डाइवर्जन की मदद से ये जो तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है मदुराई डिस्ट्रिक्ट, उसको पानी मिलता है और आसपास के सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स को पानी मिलता है. नॉर्मली ये एरिया जो है वो रेन शैडो एरिया है, यहाँ पे बारिश कम होती है मोस्टली बिकॉज ऑफ वेस्टर्न घाट. दिस इज रेन शैडो एरिया, दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग लेस रेनफॉल, एंड दिस इज द रीज़न वाई मुल्ला पेरियार डैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर सप्लाई इन दिस रीजन. अगर इस एरिया में ये मुल्ला पेरियार डैम ना हो तो मदुराई डिस्ट्रिक्ट में फिर जो वीट की खेती होती है वो नहीं हो पाएगी. सो दैट इज़ वाई दिस डैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीट कल्टिवेशन इन द मदुराई डिस्ट्रिक्ट. अब देखते हैं कि ये डैम, देखो, 1865 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और 1865 में जब ब्रिटिशर्स ने ये डैम बनाया था उस टाइम में ये जो एरिया था, ये जो तमिलनाडु वाला एरिया था, दैट वाज नोन एज मद्रास प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स, जबकि ये जो केरला वाला एरिया था दैट केम अंडर मैसूर स्टेट, दैट वाज एन इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट. तो जब ब्रिटिशर्स ने ये डैम बनाया था 1865 में, तो उस टाइम में दे हैड साइंड एन अग्रीमेंट विथ स्टेट ऑफ मैसूर. सो मद्रास प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स हैड साइंड एन अग्रीमेंट विथ स्टेट ऑफ मैसूर जब उन्होंने ये डैम बनाया था तब, कि ये जो डैम है इसका मेंटेनेंस कंट्रोल पूरी तरह से स्टेट ऑफ मैसूर, स्टेट ऑफ मद्रास, यानी कि ये मद्रास प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिशर्स के अंदर था वो कंट्रोल करेगा फॉर 999 ईयर्स, यानी कि लगभग 1000 सालों के लिए, 999 सालों के लिए जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी, वो इस डैम को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, मैनेज करेगा, रिपेयर करेगा, मेंटेन करेगा. सो दैट वाज एन अग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट ऑफ मैसूर एंड ब्रिटिश मद्रास प्रेसिडेंसी. अब उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वो तमिलनाडु स्टेट बन गया, और ये जो स्टेट ऑफ मैसूर था दैट बिकेम केरला स्टेट. तो फाइनली इस अग्रीमेंट को, उस ट्रीटी को कंटिन्यू कर दिया गया. तो जो ट्रीटी मद्रास प्रेसिडेंसी और स्टेट ऑफ मैसूर के बीच में थी, वही ट्रीटी अब तमिलनाडु और केरला के बीच में कंटिन्यू हो गई. और इस ट्रीटी के हिसाब से वैसे तो ये डैम है केरला में, लेकिन इस डैम को मैनेज करने का काम, इस डैम को मैनेज करने का पावर और इसको टाइम टू टाइम इसका रिपेयर करने का पावर तमिलनाडु स्टेट के पास है. अब करंट सिचुएशन पे आ जाते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, मुल्ला पेरियार डैम है केरला में, और ये पेरियार रिवर के ऊपर है जो केरला की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है. इसको लाइफलाइन मानी जाती है केरला की ओवरऑल. और पेरियार डैम का पानी डाइवर्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स तमिलनाडु,
और ये जो डैम है केरला में, पेरियार नदी का पानी डाइवर्ट करता है तमिलनाडु के तरफ। तो नेचुरली जो केरला के लोग हैं वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे। मुल्ला पेरियार डैम, दैट इज़ वाई एन इमोशनल इशू इन केरला। इनको लगता है कि ब्रिटिशर्स ने साइन कर दिया अग्रीमेंट आज़ादी से पहले, और अब उस अग्रीमेंट को हम लेकर के अभी तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी तक पेरियार रिवर का जो पानी है वो तमिलनाडु इस्तेमाल कर रहा है बाई कंट्रोलिंग द मुल्ला पेरियार डैम दैट इज़ इन केरला। तो केरलाइट लोगों को इट अपीयर्स टू बी एन इनजस्टिस एंड दे वांट दिस अग्रीमेंट टू बी रिवोक्ड। और इस कारण से कई दफ़ा अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केरला सरकार ने कंप्लेन किया है। कभी 2013 में इन्होंने कंप्लेन कर दिया था केरला सरकार ने कि जो पेरियार डैम है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब ये बहुत वीक हो चुका है, इनफर्म हो चुका है, इट माइट कोलैप्स समडे एंड दिस माइट लीड टू ह्यूज कैटेस्ट्रॉफी डिजास्टर फॉर द पीपल इन केरला, स्पेशली इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो इस ग्राउंड पे केरला ने बड़ा ही सीरियस कंप्लेंट फाइल कर दिया था 2013 में कि इस पेरियार डैम वैसे भी ये काफ़ी बुरे कंडीशन में है, इसको पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए और फिर से फ्रेश डैम बनाना चाहिए और एक फ्रेश ट्रीटी साइन होनी चाहिए बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु रिगार्डिंग वाटर शेयरिंग ऑफ पेरियार रिवर। तो जब ये एक प्ली फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में केरला गवर्नमेंट ने इन 2013, तो उसके जवाब में फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर की सुपरवाइजरी कमेटी बना दी थी कि ये 3 लोगों की कमेटी टाइम टू टाइम रिव्यू करेगी ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ मुल्ला पेरियार रिवर, और जब जब ज़रूरत होगी उसका प्रॉपर रिपेयर किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा, ताकि ये डैम कोलैप्स ना हो। तो मुल्ला पेरियार डैम, केरला सरकार तो देखो चाहती थी कि मुल्ला पेरियार डैम को तोड़वा दिया जाए, 999 ईयर्स तक का लीज खत्म हो जाएगा, फिर एक नया डैम बनेगा और नया डैम के बेसिस पे फिर नया एग्रीमेंट होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रादर दैन कंप्लीटली रिमूविंग एंड कोलैप्सिंग द डैम, सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर की सुपरवाइजरी कमेटी बना दी। अब करंट न्यूज़ ये है कि केरला सरकार ने अलग तरीके से फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंप्लेन किया है कि ये सुपरवाइजरी कमेटी अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। मुल्ला पेरियार डैम जो है उसकी हालत बहुत ख़राब है, इट कैन कोलैप्स एनी डे, बट सुपरवाइजरी कमेटी इज़ नॉट पेइंग अटेंशन एंड इट इज़ नॉट डूइंग इट्स जॉब सीरियसली। तो देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट का वापस से क्या जवाब आता है। तमिलनाडु सरकार से वापस से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट सेंटर्स एडवाइजरी ऑन रेप केसेस। सो सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो, आप हाल फिलहाल में तो आपको पता ही होगा कि हाथरस रेप के जो यूपी के अंदर हुआ उस कारण से कितने सारे न्यूज़ आर्टिकल आ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में। तो अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हर एक स्टेट गवर्नमेंट्स को एक SOP फॉलो करने को कहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करने को कहा है इन केस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो कोई भी अगर ऐसा केस आता है ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उस केस में कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया जाना है पुलिस द्वारा, वो डिटेल में इस बार बताया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इस SOP के। सबसे पहला है कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन विद इन 2 मंथ्स। तो अगर इस तरह का कोई भी केस रजिस्टर होता है तो उसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी 2 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। Second, 0 FIR should be registered in case the crime has been committed outside the jurisdiction of police station। तो कई दफ़ा विमेन जो विक्टिम होती है उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो जब जाती हैं पुलिस स्टेशन तो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारी एरिया में आता ही नहीं है, ये क्राइम तो हमारे जुरिडिक्शन में हुआ ही नहीं है। तो अब ऐसे टाइम में पुलिस वाले मना नहीं कर सकते FIR रजिस्टर करने से। दे विल हैव टू रजिस्टर 0 FIR, मतलब अपने पास उनको FIR रजिस्टर करना है, बाद में चाहिए तो उनको दूसरे पुलिस स्टेशन में वो खुद ट्रांसफ़र करें, बट दे कैन नॉट डिनाई द वुमेन रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR। उस टाइम में उनको FIR रजिस्टर करना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं 0 FIR। इस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वाइल सॉल्विंग ए केस स्टडी। एथिक्स पेपर में इस तरह का केस स्टडी आ सकता है कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, ऑफिसर इंचार्ज हैं, और एक विमेन आती है और वो एक केस रजिस्टर करना चाहती है ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, बट वो एरिया जहाँ पे वो क्राइम हुआ है वो आपके जुरिडिक्शन में आता नहीं है, आप क्या करेंगे? उस टाइम में अगर आपको ये बात पता होगी कि 0 FIR कैन बी रजिस्टर्ड, यू मस्ट राइट इट, इट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स। जो तीसरा SOP है दैट इज़ रिगार्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन। तो अगर मान लो विक्टिम
कोई स्टेटमेंट दे करके मर जाता है, रिटन स्टेटमेंट देती है या फिर कोई वर्बल स्टेटमेंट देती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो द डाइंग स्टेटमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस। अभी हाथरस केस में क्या हुआ है कि विक्टिम ने बार बार कहने की कोशिश की कि सी वॉज रेप्ड, बट फिर भी पुलिस ने रेप का एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, पुलिस ने डिनाई किया दैट नो सी वॉज नॉट रेप्ड। तो इस केस में ये जो प्रोविजन है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रीइटरेटेड दैट इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 प्रोवाइड्स दैट स्टेटमेंट रिटेन और वर्बल बाई अ पर्सन हु इज डेड शैल बी ट्रीटेड एज रिलेवेंट फैक्ट इन द इन्वेस्टिगेशन। ये जो एविडेंस एक्ट 1872 का, उसको हाथरस केस में पुलिस ने सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। पुलिस अभी भी कह रही है कि नो सी वॉज नॉट रेप्ड। और उसके अलावा जो चौथा एसओपी है, दैट यूज नेशनल डाटा बेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर टू ट्रैक एंड आइडेंटिफाई रिपीटेड ऑफेंडर्स। तो ज़रा समझते हैं कि नेशनल डाटा बेस है क्या। देखो, एक रजिस्ट्री बनाई गई थी, एक डाटाबेस बनाया गया था, ऑनलाइन डाटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स। ये ऑनलाइन डाटाबेस बनाया था यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 2018 में, और उसमें लगभग 4.4 लाख ऐसे लोगों का नाम है जिन हु हैव बीन कन्विक्टेड अंडर रेप केसेस, गैंग रेप, पॉक्सो एक्ट, ईव टीजिंग। तो ईव टीजिंग में मान लो किसी ने 2 साल की सज़ा काट करके वापस बाहर आ गया, पॉक्सो एक्ट में 6 साल की सज़ा काट के बाहर आ गया, रेप केसेस में वो 7 साल की सज़ा काट करके बाहर आ गया। तो उसके बाद भी अब उन सारे लोगों का नाम, जो ऑफेंडर्स हैं उनका नाम एक डाटाबेस में मेंटेन करके रखा जा रहा है। 2005 से जो लोग भी इन केसेस में कन्विक्टेड, उन सब का नाम डाटाबेस मेंटेन किया जा रहा है। उस डाटाबेस को हम लोग कहते हैं रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स। और जब भी कोई इस तरह का क्राइम हो तो एक एसओपी रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि जब भी इस तरह का क्राइम हो तो सबसे पहले इस रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर से लिस्ट को मिलाएं, ताकि ज़्यादा चांसेज हैं कि इस तरह के जो एक्ट्स हैं वो रिपीटेड ऑफेंडर्स मतलब वो लोग जो दोज हु आर हैबिचुअल ऑफ कमिटिंग सेक्सुअल ऑफेंस, हो सकता है कि वो लोग ऐसे लोग हों जिन्होंने पहले भी ये सेक्सुअल ऑफेंस कर रखा हो, उनका नाम इस लिस्ट में हो। तो इससे उनको ट्रैक करना और आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 4.4 लाख लोगों का, 4,40,000 लोगों का नाम ऑलरेडी वहाँ पे है इस लिस्ट में, जिनके ऊपर पहले कन्विक्शन प्रूफ हो चुका है कि इन्होंने किसी न किसी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस किया है। तो ज़्यादा चांसेस हैं, सरकार का ऐसा मानना है। ऑफ कोर्स इसके बहुत ज़्यादा सारे क्रिटिक्स भी हैं कि किसी को परमानेंटली स्टिग्मेटाइज करना ठीक नहीं है, लेकिन सरकार का ऐसा मानना है कि चांसेज हैं कि जिसने पहले इस तरह का सेक्सुअल ऑफेंस किया है वो फिर से कर सकता है। और इस कारण से इन सारे लोगों का एक लिस्ट बना के रखा गया है। उस लिस्ट को हम लोग कहते हैं रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स। और पुलिस को अब ये ऑर्डर दिया गया है कि जब भी कोई सेक्सुअल वायलेंस का इशू आए, केस आए, तो सबसे पहले इस रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर से आप मैच करने की कोशिश करें, और यहाँ से ट्रैकिंग और आइडेंटिफिकेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, एंड इन दैट वे द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस विल बी सिंपल। The next article is taken from Assam segment. It is about ST status to 6 tribes in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam polity point of view. न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ असम विल सेंड अ रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर गिविंग एसटी स्टेटस टू 6 कम्युनिटीज बिलोंगिंग टू कोच राजबोंगसी, ताई अहोम, चूटिया, मटोक, मोरान एंड टी ट्राइब्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाई 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर तक सरल शब्दों में कहा गया है कि इन 6 ट्राइब्स को एसटी स्टेटस दिलाने के लिए आसाम सरकार एक रिकमेंडेशन लेटर भेजेगी। और फाइनली जो डिसीजन है दैट विल बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। असम सरकार का इससे आगे कोई पावर नहीं है। एसटी स्टेटस देने का सीधा सीधा पावर असम सरकार को नहीं है। वो एटमैक्स रिकमेंड कर सकती है कि इन लोगों को एसटी स्टेटस दिया जाए। द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक बार ज़रा देखते हैं कि कैसे एससी और एसटी स्टेटस आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे इसको दिया जाता है। तो देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एक लिस्ट बनाई गई थी कि कौन कौन से लोग एसटी कहे जाएंगे, कौन कौन से लोग एससी कहे जाएंगे। एसटी शेड्यूल ट्राइब्स वो लोग जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, जो थोड़े से मार्जिनलाइज्ड हैं, आउटडेटेड हैं, जिनके डेवलपमेंट के लिए स्पेशल एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है, उनको एसटी स्टेटस दिया गया, शेड्यूल ट्राइब। और जो लोग जिनके खिलाफ हिस्टोरिकली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती रही है, उन लोगों को एससी स्टेटस दिया गया, शेड्यूल कास्ट। और इन दोनों लोगों का नाम मेंशन किया गया, इन दोनों कम्युनिटीज़ का नाम मेंशन किया गया अंडर आर्टिकल 366। तो देखो, ये सारे लोग हैं सिटीजन हमारे देश के। इसमें से कौन कौन लोग एसटी कहे जाएंगे, कौन कौन से कम्युनिटी के लोग एसटी कहे जाएंगे, शेड्यूल ट्राइब्स, उन सारे कम्युनिटी का नाम मेंशन किया गया अंडर आर्टिकल 366 सब क्लॉज 5।
और कौन कौन से लोग शेड्यूल कास्ट कहे जाएंगे, इन सब का नाम मेंशन किया गया अंडर आर्टिकल 366 सब क्लॉज 4। तो एक बार में लिस्ट बना दी गई कि ये कम्युनिटी के लोग शेड्यूल कास्ट हैं, ये कम्युनिटी के लोग शेड्यूल ट्राइब्स हैं अंडर दिस आर्टिकल 366। अब आगे अगर किसी कम्युनिटी का नाम जोड़ना है या घटाना है, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में इन 6 कम्युनिटी का नाम इस एसटी लिस्ट में जोड़ना है, मतलब इस आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 में इन 6 कम्युनिटीज़ का नाम जोड़ना है। तो जरा देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। द मेथड ऑफ फर्दर एडिशन और रिमूवल ऑफ एनी कम्युनिटी फ्रॉम एससी और एसटी लिस्ट, इसके 2 तरीके हैं, 2 वेज इन विच दिस लिस्ट कैन बी चेंज्ड। कोई फर्दर नाम ऐड किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है। दिस 2 वेज आर फर्स्ट थ्रू अ नोटिफिकेशन बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो हमारे देश के राष्ट्रपति किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट के लिस्ट में चेंजेज करने हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में आसाम के लिस्ट में चेंजेज करने हैं, आसाम के लिस्ट के अंदर जो एसटी लिस्ट है उसमें चेंजेज करके 6 कम्युनिटीज़ के नाम जोड़ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं इस काम को बाय कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ आसाम। तो ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है थ्रू अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। दूसरा तरीका है कि पार्लियामेंट एक कानून पास करे और उस कानून की मदद से इस आर्टिकल को चेंज कर दे, आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 को चेंज करके इन 6 कम्युनिटीज़ के नाम इस एसटी लिस्ट में डाल दे। सो दीज आर द 2 वेज थ्रू विच एससी और एसटी लिस्ट कैन बी अमेंडेड एंड एनी कम्युनिटीज नेम कैन बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम इट। In our segment most probable PT topics for upcoming APSC, we will cover topic number 94 to 96. Topic number 94 is about Swapna Fukan. She is an Asian Games gold medalist from Assam. She won Arjuna Award in 2019. She is a heptathlist. Heptathlist मतलब an athlete who takes part in combined event of 7 athletic contests. For example, 100 meter race, 200, 800, high jump, long jump, shot put and javelin throw. Please attempt this question that is based on topic number 94. Topic number 95 is about RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. It is a proposed free trade area in Asia Pacific region among 16 member countries, and if it is formed it will be world's largest free trade area. इनके member countries के नाम हमेशा याद रखना, 10 आसियान countries तो हैं ही हैं, प्लस इट इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, चाइना एंड इंडिया. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 95. टॉपिक नंबर 96 is about Swachh Bharat Part 2. So after achieving target of making India open defecation free in 5 years, now government has launched Swachh Bharat Part 2. Objective of Swachh Bharat Part 2 is to make India free of single-use plastic by October 2022. Please attempt this question that is based on topic number 96. This is the answer of question number 91 to 93 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. Let us see the answer of practice question that we had given in yesterday's analysis. First statement was regarding RTGS is a netted payment. No, it is not a netted payment. It is a gross payment. So the first statement is wrong. NEFT is not a real-time basis settlement. It is a batch settlement. So both statements are wrong and the correct answer will be option D. Second question was regarding eradication of hunger with respect to which of the goal? Answer is option A, goal number 2. That's all from our side for today. Thanks for watching.